हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीबी फार्माटेक। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज की वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट 2021-22 के 7 नंबर में पूछे गए इन सभी सवालों को। ठीक है, इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि 2021-22 से पूछा गया था। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इफरवेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड द यूटेक्टिक मिक्सचर विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। देखिए सभी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, आपको सबसे आसान भाषा में बता दे रहे हैं। इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, ऐसा पाउडर होता है जब उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व वाटर में डालते ही वह कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है, मतलब इवॉल्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा पाउडर होता है जो वाटर में डिजॉल्व करते ही कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है, तुरंत वह डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, या बल्क पाउडर या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंडिविजुअल पाउडर के रूप में होता है। फॉर इवोल्यूशन ऑफ द गैस टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एसेंशियल, मतलब कि गैस को जनरेट करने के लिए उस ड्रग में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्युबल कार्बोनेट, एक होता है एनी ऑर्गेनिक एसिड। मतलब कि उस ड्रग में या तो सॉल्युबल कार्बोनेट है, अगर कोई ड्रग में सॉल्युबल कार्बोनेट है तो उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तुरंत वह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, या फिर उसमें ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं सॉल्युबल कार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो वह ड्रग जो होता है वाटर में डिजॉल्व करते ही कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करेगा। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, मतलब कि सिट्रिक एसिड हो या फिर टार्टरिक एसिड हो, अगर उस ड्रग में है तो पक्का जो होता है वह वाटर में डिजॉल्व करते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवोल्यूट करेगा। ठीक है, इनो हो गया, जैसे हम लोग पीते हैं इनो, देखिए वाटर में डालते ही उसमें गैस निकलने लगता है। ठीक है, बुलबुले बनने लगते हैं। ठीक है, डिस्प्रिन हो गया, सोडियम फास्फेट कंटेनिंग ड्रग हो गया, सब इसी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। ऐसा पाउडर होता है जब उसको अगर हम खुले में छोड़ दें, मतलब कि इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दें अगर कुछ समय के लिए, तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट या फिर एयर में प्रेजेंट जो मॉइस्ट होता है, एयर मतलब कि मॉइस्ट होता है मतलब कि वाटर होता है, एयर में प्रेजेंट जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वह होता है गीला हो जाएगा, मतलब कि उस वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऑटोमेटिक गीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमोनियम सिट्रेट हो गया, पेप्सिन हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। ठीक है, मे बी प्रिपेयर्ड एज द डिवाइडेड पाउडर बाई एडिंग द इनर डाइल्यूएंट। इसमें इनर्ट डाइल्यूएंट का यूज करके प्रिपेयर करते हैं ताकि वह जो होता है उसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर का ना हो। डबल रैपिंग फॉर फर्दर प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको डबल रैपिंग में जब रैपिंग करते हैं, मतलब कि उसको फोल्ड करके रखते हैं तो डबल रैपिंग करके रखते हैं। ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मत भूलिएगा। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, देखिए जब दो पाउडर को एक साथ मिलाते हैं ना, जिसमें से दोनों पाउडर का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक, तो जब मिलाते हैं एक नया कॉम्प्लेक्स या फिर केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका रेशियो अलग अलग मतलब स्पेसिफिक होता है। उसमें से एक प्रोडक्ट जो होता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दूसरे प्रोडक्ट की मेल्टिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा और वह सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे वह सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को कहेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर, और जिस पॉइंट पे वह कन्वर्ट होगा उसे कहेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एस्पिरिन को जब हम एस्टामिनोफेन में मिलाते हैं 37:63% पार्ट में मिलाते हैं, तो यह जो होता है एस्पिरिन जो होता है एस्टामिनोफेन के मेल्टिंग पॉइंट कम करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल के द्वारा मतलब ग्राफ के द्वारा यहाँ समझा दे रहे हैं। देखिए हमारा कोई एक कंपाउंड है ए, उसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए ए है, यहाँ पे है। कोई दूसरा पॉइंट कंपाउंड है बी, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हमारा सॉलिड, देखिए सॉलिड ए सॉलिड फॉर्म में है, ए और बी दोनों सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ सॉलिड ए सॉलिड बी। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए टेम्परेचर है, अगर धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट आएगा, इस टेम्परेचर पे जो होता है यह सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए ए प्लस लिक्विड फॉर्म, कुछ सॉलिड फॉर्म में रहेगा कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, बी वाला भी कुछ सॉलिड फॉर्म में रहेगा कुछ लिक्विड फॉर्म, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट और इस टेम्परेचर को कहते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे बी का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम है और ए वाले सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर है। देखिए टेढ़ा लाइन गया है, लाइन ऊपर गया ना, तो एक पहले टेम्परेचर आएगा जो पहले मेल्टिंग पॉइंट से कम है, उस टेम्परेचर पे पहुंचते ही हुआ तुरंत वह सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर को और हाई करेंगे और बढ़ाएंगे, तो जब तक इस टेम्परेचर पहुँचेगा नहीं तब तक ये भी टोटली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि यूटेक्टिक पॉइंट या यूटेक्टिक मिक्सचर किसे कहते हैं, जब इस वाले सब्सटेंस को इस वाले सब्सटेंस से मतलब ए को बी के साथ मिलाएंगे ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ए है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बी है, दोनों का डिफर है, मिलाते ही इसका मेल्टिंग पॉइंट इस पे आ जाएगा, मतलब कि
यहीं से वह मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर इसको सेपरेट हम लोग मेल्ट करते हैं ए वाले सब्सटेंस को, तो हमको टेम्परेचर पूरा यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाके यह मेल्ट होगा। अगर किसी सेपरेट बी वाले सब्सटेंस को, कंपाउंड को हम लोग मेल्ट करते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाते अगर जब तक हम यहाँ टेम्परेचर पहुँचाएंगे नहीं तब तक वह मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों सब्सटेंस को, दोनों कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं तो वह इसी पॉइंट से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। देखिए वही लिखा हुआ कि बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू सब्सटेंस विल एग्जिस्ट द सॉलिड, मतलब कि यूटेक्टिक टेम्परेचर के नीचे वह सॉलिड फॉर्म में रहता है और यूटेक्टिक टेम्परेचर के ऊपर जो होता है वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिमोन्स्ट्रेट दी पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ ए सैम्पल प्रिस्क्रिप्शन। इसका पूरा डिटेल में इसका वीडियो, एक सिंगल सेपरेट वीडियो अपलोडेड हो चुका है, वहाँ से देख लीजिएगा और उस वीडियो का लिंक हम जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि वहाँ से आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेट द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट द पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है पहले देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ग्रीक वर्ड होता है पोसोस और लॉजस। पोसोस मतलब होता है हाउ मच, लॉगस मतलब होता है साइंस। हाउ मच मतलब होता है कितना मात्रा में है। चूँकि हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ड्रग कितनी मात्रा में यूज करें उसके बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं, साइंस है जो, उसे कहते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द डोज ऑफ द मेडिकेशन, जिसमें हम लोग, मेडिकेशन मतलब ड्रग होता है, ड्रग के डोज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, डील करते हैं, उसे कहते हैं पोसोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर होते हैं देख लीजिए। एज होता है, सेक्स, जेंडर जिसे कहते हैं, बॉडी साइज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल स्टेट, पैथोलॉजिकल स्टेट, एक्यूमुलेशन, ड्रग इंट्रैक्शन, आइडियोसिनक्रेसी, जेनेटिक डिजीज एंड टॉलरेंस। ये सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे पोसोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। चलिए बारी बारी सबके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। एज कैसे एज जो होता है पोसोलॉजी को अफेक्ट करता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि बच्चों के डोज देते हैं तो कम देते हैं, एडल्ट को डोज देते हैं कुछ ज़्यादा डोज देते हैं, ठीक है। तो क्यों देते हैं, क्योंकि उसके बॉडी की वेट, साइज, एज सब पे डिपेंड करता है। जितनी मात्रा में जितनी उसका वेट रहेगा, जितना उसका एज रहेगा, बॉडी का वेट रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, वेट रहेगा, उसी हिसाब से हम लोग डोज देते हैं। देखिए नियोनेट्स मतलब जो कि एक दिन मतलब बर्थ से लेकर के 30 दिन के बच्चे को नियोनेट्स बोलते हैं, उसका डोज कुछ अलग रहता है। इन्फेंट्स होता है मतलब कि एक महीने से लेकर के 1 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं उसे कहते हैं इन्फेंट्स। 1 से 4 साल के बच्चे, 5 से 12 साल के बच्चे, एडल्ट, सबका डोज देखते हैं अलग होता है। अब किसी बच्चे का दवा आप कोई लेने जाता होगा तो डॉक्टर साहब बोलते हैं उसको 2.5 ml पिलाइएगा, और वही सेम दवा किसी एडल्ट को पिलाना तो बोलते हैं 10 ml पिलाइए। क्यों, क्योंकि वह बॉडी के वेट, सरफेस एरिया और एज पे डिपेंड करता है। सेक्स मतलब जेंडर, मेल है कि फीमेल है, इस पर भी डिपेंड करता है। डोज कितना देना है, कौन डोज देना है, कौन नहीं देना है। देखिए स्पेशल केयर शुड बी टेकन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनी ड्रग टू द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड द लोकेशन। देखिए कोई महिला, कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, या फिर लोकेशन, उस पर डिपेंड कहाँ किस लोकेशन में रह रहा है, कहाँ वह प्रेजेंट है इस समय, तो उसके लिए बहुत ही केयर करना पड़ता है। दवा दें कि ना दें, जैसे कि एंटी मलेरिया का दवा हो गया, एर्गोट एल्कोलाइड्स हो गया, इसको हम लोग प्रेगनेंसी के समय नहीं देते हैं, क्योंकि यह जो होता है डिफॉर्मेशन ऑफ द फीटस, जो प्रेगनेंसी में पल रहा बच्चा होता है उसके आकार को, मतलब डिफॉर्मेशन मतलब कि उसमें कुछ न कुछ विकृति पैदा कर देगा। जैसे देखते हैं ना बच्चे कभी कभी जन्म से ही कोई अंधा होता है, कोई ना कोई डिफेक्ट होता है उसमें, ठीक है, सुनने की क्षमता नहीं होती है, किसी का हार्ट बीट में प्रॉब्लम, किसी के लीवर में प्रॉब्लम, तो इसी कारण होता है, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक एंड सीडेटिव ड्रग्स आर नॉट टेकन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई माता बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसमें उस समय जो होता है एंटी हिस्टामिनिक और सीडेटिव ड्रग नहीं देना है, क्योंकि वह ड्रग जो होता है ब्रेस्ट मतलब वह ड्रग जो होता है मिल्क के साथ जो होता है सीक्रेट होता है, जो कि बच्चे तक जाएगा, बच्चा उसको कंज्यूम करेगा तो बच्चे को में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी साइज एंड वेट। बॉडी का साइज और वेट पर डिपेंड करता है। देखिए इट इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी अलग अलग होगा तो उसका कंसंट्रेशन भी ड्रग का अलग अलग उसमें इन्फ्लुएंस होगा। फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पता करना है कि कितना उसको डोज देना है, तो अगर उसका बॉडी का वेट लिखेंगे अपॉन 70, जो कि एक एवरेज एडल्ट का वेट है, ठीक है। पेशेंट का वेट, एवरेज वेट एंड द एवरेज एडल्ट डोज, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना एवरेज उसका एडल्ट का एवरेज डोज कितना, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से दे रहा है भाई, दवा तो हम लोग दे देते हैं, देखिए एक देते हैं इंजेक्शन के रूप में, एक टैबलेट फॉर्म के देते हैं, ठीक है, ओरली, बहुत सारे रूट्स होते हैं। तो आपको अब समझा देते हैं कि इंजेक्शन के रूप में हम देते हैं तो हमारा डायरेक्ट ब्लड में जाता है, अब ब्लड में जा करके हमारा मेन काम होता है ब्लड में पहुंच जाए, हमारा दवा अपने साइट ऑफ एक्शन में पहुंच जाएगा ब्लड के थ्रू। तो हम लोग अगर इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो पूरा 100% जो होता है दवा हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम लोग ओरली लेते हैं, ठीक है, अगर ओरली खाते हैं, टेबलेट के फॉर्म जाते हैं, तो टेबलेट हमारे पेट में जाएगा, स्टमक में वहाँ पे डिजॉल्व होगा,
ठीक है। डिजॉल्व होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद में वह अपने साइट अफेक्शन में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचने के बाद वह पहुंचेगा साइट अफेक्शन पे। तो बहुत सारे ड्रग जो होते हैं उसमें से कुछ पार्ट ऑफ ड्रग जो होता है इधर उधर एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इनएक्ट हो जाते हैं, कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरी मात्रा में ड्रग अगर हमारे 500 mg हम ले रहे हैं तो उसमें से 400 mg 450 mg ड्रग अपने साइट अफेक्शन में पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें ज़्यादा ड्रग लेने की आवश्यकता पड़ती है और आईवी के थ्रू हमें एग्जैक्ट जो भी जितना एग्जैक्ट हमें डोज चाहिए उतना ही हम उसमें लेते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम हम लोग खाना मतलब दवा किस टाइम हम लोग खा रहे हैं, खाली पेट खा रहे हैं फिर खाना खाने के बाद खा रहे हैं। अगर हम खाली पेट खा रहे हैं तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ होगा, जब एब्जॉर्प्शन तेज़ होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन तेज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूट जब तेज़ होगा तो ब्लड में पहुँचे जल्दी पहुँचेगा, जब ब्लड जल्दी पहुँचेगा तो वहाँ से अपने साइड अफेक्शन में पहुँचेगा, अपना रिस्पांस शो करेगा, ठीक है। अगर हम लोग खाना खाने के बाद खाते हैं जस्ट तो वह थोड़ा समय लेगा एज कम्पेयर टू द क्यू, एज कम्पेयर टू द एम्प्टी स्टमक, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट में जैसे कि स्टिमुलेंट ड्रग आर द टेकन एट डे टाइम। स्टिमुलेंट मतलब होता है जो हमें थकान महसूस ना करने दे, हमें एक्टिव रखे। ऐसे दवा को हम लोग क्या बोलेंगे, दिन में लेंगे भाई, रात में ले लेंगे तो रात भर हमको नींद नहीं लाएगा। और सीडेटिव ड्रग होता है जो हमें जल्दी सुस्ती लाता है, मतलब सुस्ती लाता है और नींद लाता है, तो उसको हम नाइट टाइम में खाएंगे, मतलब रात के समय खाएंगे ताकि अच्छी नींद आए। दिन में खा लेंगे तो दिन में सोने लगेंगे, ठीक है। इसका डिफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट। कुछ पेशेंट होते हैं अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ सर दर्द भी हो गया तो उनके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि हाँ जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक उनका ठीक नहीं होगा, भले वो नॉर्मली होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए दवा बनाया जिसे कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो कहते हैं अगर वह सॉल्ट अगर टैबलेट फॉर्म में है तो उसमें लैक्टोज भर देते हैं, कुछ उसमें इंग्रेडिएंट कोई मेडिसिन या कोई ड्रग नहीं होता है, उसमें लैक्टोज भर देते हैं, दवा खिला देते हैं। उसका मेंटली जो उसका बना हुआ थॉट कि हाँ दवा खाएंगे तभी ठीक होगा, तो लैक्टोज वाला दवा खिला देंगे उसको लगेगा कि हाँ हमने दवा खा ली अब ठीक हो जाएगा, तो वह जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको इंजेक्शन देते हैं तो वाटर डिस्टिल वाटर उसमें भर रहता है, बाकी कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसको देते हैं वो ठीक हो जाता है। पैथोलॉजिकल स्टेट, किसी डिजीज के कारण कोई इफेक्ट पड़ रहा है, मान लीजिए कि हमें एक्लोरहाइडिया किसी को हो गया है। अभी पिछली वीडियो हम 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें एक्लोरहाइडिया के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया, ठीक है। वहाँ से देख लीजिए। इसमें क्या होता है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है, फिर होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हमारे फूड को पचाने में आवश्यकता होती, मतलब मदद करता है, हेल्प बहुत ही आम भूमिका निभाता है। तो अगर एक्लोरहाइडिया कंडीशन आ गया, मतलब हमारे पेट में HCl की कंसंट्रेशन या फिर सिक्रेशन कम हो गया है, तो अगर हम कोई दवा खाते हैं जैसे एस्पिरिन हम लोग दवा खा रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होगा, बहुत धीरे से एब्जॉर्प्शन होगा, तो हमारा साइड इफेक्शन में जल्दी पहुंचेगा नहीं, रिस्पांस बहुत देरी से मिलेगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन, बहुत सारे ड्रग हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि दवा हम लोग खाते हैं तो वह मेटाबॉलिज्म अपना रिस्पांस शो करने के बाद बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो बाहर निकलता ही नहीं, बाहर निकलने का जो रेट होता है बहुत ही कम होता है और वहाँ पर एब्जॉर्ब होने का रेट तेज़ होता है। मतलब कि एब्जॉर्ब तो होता है हमारे बॉडी में लेकिन निकलता बहुत धीरे धीरे, मतलब कि वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। निकलता कैसे है, स्वेटिंग के थ्रू, मतलब पसीने के थ्रू, यूरिनेशन के थ्रू, ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द क्लोरोक्यून कॉज द डैमेज ऑफ द रेटिना। अगर लंबे समय तक हम लोग क्लोरोक्यून ड्रॉप आता है क्लोरोक्यून का, ठीक है, आँख में डालने के लिए, तो अगर क्लोरोक्यून ड्रॉप का लंबे समय तक हम प्रॉपर यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में क्लोरोक्यून इकट्ठा होगा हमारी आँख में ही, तो आँख की रेटिना को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन होता है, जब 2 ड्रग एक साथ खाते हैं तो एक ड्रग जो होता है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर देगा। देखिए, या तो कम कर देगा या तो ज़्यादा कर देगा, ठीक है। कम कर देगा, ज़्यादा कर देगा, या फिर सेम वैसे रहने देगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एस्पिरिन को पैरासीटामॉल के साथ खाएंगे तो एडिटिव इफेक्ट देगा, मतलब कि एस्पिरिन के इफेक्ट के साथ साथ उसमें पैरासीटामॉल का भी इफेक्ट शो होगा। हिस्टामिन को अगर एड्रेनलिन के साथ खाते हैं तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मिलेगा, मतलब कि हिस्टामिन जो होता है, एड्रेनलिन जो होता है हमारे हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देगा, जो रिस्पांस दे रहा था उससे भी कम रिस्पांस देगा। आइडियोसिनक्रेसी क्या होता है, आइडियोसिनक्रेसी मतलब एक साइड इफेक्ट होता है। मान लीजिए किसी कारण किसी दूसरे बीमारी को ठीक करने के लिए हम दवा खा रहे हैं, हमें कोई और बीमारी हो जाए, जैसे कि हम एस्पिरिन खा रहे हैं तो हमें अस्थमा हो जाए, किसी को कोई एस्पिरिन खाए उसे अस्थमा होने लगता है, कोई पेनिसिलिन यूज़ करता है एंटीबायोटिक के रूप में तो उस इरिटेटिंग रैशेस होने लगते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट। टॉलरेंस क्या होता है, देखिए टॉलरेंस क्या होता है, आप लोग सुने होंगे अपने क्लास में सुने होंगे, ठीक है, या फिर कहीं कहीं भी आप एक शब्द सुने होंगे, बहुत ही ढीठ इंसान है। तो ढीठ से क्या मतलब होता है कि मतलब कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कहेंगे टॉलरेंस कैपेसिटी, ठीक है। समटाइम्स हायर डोज ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पांस, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक रिस्पांस पाने के लिए हमें उसके जितनी मात्रा डोज देने के बाद अपना रिस्पांस देता है उससे भी ज़्यादा डोज उसको देना पड़ रहा है। जैसे कोई आपकी क्लास में बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, आपकी क्लास में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, राम शाम, ठीक है, या फिर कोई भी नाम हो आपका, उसमें कोई भी नाम कैसे बच्चे हैं, टीचर आता है वो बोलता है सभी लोग अपना कॉपी चेक करा लीजिए, ठीक है।
तो सभी बच्चे अपना कापी चेक कराते हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ किसने कुछ कहा कापी चाहिए, बाकी सब कापी अपना लिखेंगे, होमवर्क चेक करा देंगे, ठीक है, सपोज दैट करा दिए, ये बच्चा को फ़र्क नहीं पड़ा। इसको फ़र्क कब पड़ेगा? जब टीचर कुछ इससे भी ज़्यादा बड़ा एक्शन लेगा, ठीक है। क्या कहेगा अगर जो कापी चेक नहीं कराएगा उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर इंटरनल नंबर देकर नहीं दिया जाएगा, उसको इंटरनल फेल कर दिया जाए। तब जा करके इसे डर होगा कि हाँ लगता है हम इंटरनल नंबर नहीं मिलेगा, फेल हो जाएंगे, तो तब जाकर कापी अपना चेक कराता है, फिर होमवर्क लिखता है, ठीक है। मतलब कि उसको क्या किया गया, बाकी जितना डोज इन लोग को दिया गया है, जितना डोज में लोग काम किए हैं उससे एक्स्ट्रा डोज उस बच्चे को दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी ड्रग होता है, जब कोई व्यक्ति उसी बात को सुनते सुनते या फिर उसी काम को करते करते उसके टॉलरेट हो जाता है, तो वह उसी काम को उसी डोज पे नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल टॉलरेंस होता है, रैबिट्स एंड द ब्लैक रेस आर द मोर टॉलरेंट टू एट्रोपिन। उसमें जितना नॉर्मली एट्रोपिन का यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें उससे ज़्यादा मात्रा रिक्वायर होता है उसे ठीक करने के लिए, ठीक है। एक्वायर्ड टॉलरेंस होता है इसमें कि कोई व्यक्ति रिपीटेड यूज़ ऑफ द ड्रग इन द इंडिविजुअल फॉर लॉन्ग टाइम, कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई एक ही दवा बराबर खा रहा है, ठीक है, तो उसको उसी बीमारी को ठीक करने के लिए जब दवा दिया जाएगा ना, मान लीजिए वो नॉर्मली खा रहा है उस ड्रग को नॉर्मली उसी डोज पे खा रहा है, जब उसे कोई बीमारी हो गई उसी डोज को उसी ड्रग को हम लोग दे रहे हैं उसी डोज पे, तो वह काम नहीं करेगा, क्योंकि वह बहुत दिन से उसे खा रहा है, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लिया नॉर्मली रेंज पे, ठीक है। जब उससे उस नॉर्मली रेंज से ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग डोज देंगे, तब वो उस पर इफेक्ट करेगा, अपना रिस्पांस शो करेगा। क्रॉस टॉलरेंस होता है, ठीक है, वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के कारण होता है, जैसा कि अल्कोहलिक्स आर द रिलेटिवली मोर टॉलरेंट टू द सेडेटिव ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डी, डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन एंड द मेथड टू ओवरकम देम। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होता है सस्पेंशन का, उसको देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं सस्पेंशन होता क्या है। सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन होता है, फिर हेट्रोजीनस सिस्टम होता है, जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड आर सस्पेंडेड इन द व्हीकल्स, ठीक है। मतलब कि डिस्पर्सन फेज या डिस्पर्सन मीडियम में उसे कहते हैं, देखिए जो हमारा व्हीकल्स होता है उसे कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज, और जो हमारा सॉल्यूट जो इसमें डिजॉल्व रहता है उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। या डिस्पर्स्ड फेज वाला सॉल्यूट इस डिस्पर्सन फेज वाले व्हीकल्स में डिस्पर्स रहता है, फिर फैला हुआ रहता है, सस्पेंडेड होता है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम कौन कौन से होते हैं, हमारा सस्पेंशन बन गया है, उसको हम लंबे समय के लिए रख दिए हैं, स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। तो उसमें स्टोर रखे उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती हैं उसको पढ़ देंगे। कलर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस देखने में कुछ ख़राब हो जाता है, ऑर्डर ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, सेडिमेंटेशन रेट चेंज, पीएच चेंज, क्रैकिंग, कैप लॉकिंग, इनकम्पेटिबिलिटी विद द कंटेनर के साथ कोई रिएक्शन कर लिया, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है। देख लेते हैं फिर उसको कैसे ठीक करेंगे, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्रैकिंग क्या होता है, हम लोग मान लीजिए अपने सस्पेंशन को रख दिए, उसमें हमारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन में छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है। तो हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्टेंस हैं, ठीक है। जो लंबे समय के लिए रख देंगे तो छोटे पार्टिकल जो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर सेटल डाउन होने लगेंगे। सेटल डाउन होकर के यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक जो होता है केक फार्म कर लेंगे, इसे केक फार्म कर लेंगे, बहुत ही टाइटली केक फार्म करेंगे, ठीक है। जब हम लोग दवा को पीना होगा, लेना होगा, जब इसको हम लोग थोड़ा सेक करेंगे तो सेक करने के बाद भी यहाँ से डिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है। इतना टाइटली यहाँ पे केक फार्म कर लेता है, तो ये भी एक डिफेक्ट है उसमें। उसको ठीक कैसे करेंगे, ठीक करेंगे उसको हम लोग उसमें फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट मिला देंगे, जिसके कारण बात होता है टाइटली सेटल डाउन तो होगा लेकिन टाइटली वह केक नहीं बनाएगा, ठीक है। और कलर चेंज होता है, देखिए कोई लाइट सेंसिटिव उसमें सॉल्वेंट यूज हुआ होगा, वह सॉल्वेंट जो होता है लाइट के संपर्क में आते ही अपना कलर चेंज कर रही, ठीक है। कलर चेंज करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ट्रीट कैसे करेंगे, उसमें जो होता है बॉटल को डार्क प्लेस में रखेंगे जहाँ लाइट ना जाए, या फिर एक बोतल आता है ब्लैक कलर का, ठीक है, एम्बर्ड कलर का बोतल, उसमें रखेंगे। यह चेंज होता है, मान लीजिए एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सस्पेंशन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। मान लीजिए कोई सस्पेंशन है जो एसिडिक मीडियम में है, फिर बेसिडिक मीडियम में है, तो किसी कारण से उसका एसिडिटी या किसी कारण उसका एसिडिटी या फिर बेसिसिटी इंक्रीज हो जाता है, फिर या फिर कम हो जाता है, फिर ज़्यादा हो जाता है। उसको ठीक कैसे करेंगे, बफरिंग एजेंट मिला के। मान लीजिए हमारा सस्पेंशन है, हमारा नॉर्मल 7 रेंज पे है, 7 pH पे है, किसी कारणवश से उसका चेंज हो गया, ठीक है, तो बफरिंग एजेंट मिला करके उसके pH को मेंटेन करेंगे। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, किस रेट से वो सेटल डाउन हो रहा है भाई। अगर हमारा एक्वस फॉर्म है तो उसमें हमारे पार्टिकल्स साइज बड़ा बड़ा रहेगा, तो जल्दी जल्दी वह ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाएगा। तो सेटल डाउन होगा तो वहाँ पे केकिंग फॉर्म करेगा ही। तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट, हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें उसमें जो होता है विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट मिला देंगे, तो हमारा सॉल्वेंट विस्कस हो जाएगा। जब विस्कस हो जाएगा तो उसमें थोड़ा स्लो रेट से जो होता है वह सेडिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैप लॉकिंग क्या होता है। जो हमारा मान लीजिए बोतल है,
ये बोतल में जो कैप वाला भाग है, इतना कैप वाला भाग है जहाँ पे हम लोग कैप लगाते हैं, सस्पेंशन का जो पार्टिकल जो होता है यहाँ पे आकर के अधेयर मतलब स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पे फैल जाता है, यहाँ पे आके चिपक जाता है, ठीक है। तो भी एक डिफेक्ट है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? यूजिंग द व्हीकल्स कंटेनिंग द सुक्रोज, ग्लूकोज एंड जॉर्बिटॉल। सुक्रोज, ग्लूकोज और जॉर्बिटॉल कंटेनिंग कोई व्हीकल्स होगा उसको यूज करेंगे, जिसके कारण अगर एक बार इसे हम लोग टेढ़ा करेंगे तो पूरा जो पार्टिकल यहाँ चिपका हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। इलस्ट्रेट द वेरियस सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स। मतलब कि सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक मतलब कि कोई ऐसा सॉल्यूट है जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर डिजॉल्व हो रहा है तो पूरा नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे से डिजॉल्व करने के लिए ऐसे कौन कौन से टेक्निक है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक है जो उसको इंप्रूव करते हैं सॉल्युबिलिटी को और डिसोल्यूशन रेट को, जो कि पुअरली वाटर सॉल्वल होते हैं। कोई हमारा ड्रग है वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, पुअरली सॉल्वल मतलब कि थोड़ा बहुत सॉल्वल हो रहा है, ठीक है। कौन कौन से टेक्निक होते हैं? पीएच एडजस्टमेंट, पीएच में कुछ चेंज करेंगे। को सॉल्वेंसी मेथड, दूसरे किसी सॉल्वेंट को उसमें मिलाएंगे। पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो हमारा पार्टिकल साइज है हमारे सॉल्यूट का, उसके साइज को और छोटा करके डालेंगे। सॉलिड डिस्पर्सन, सॉलिड को अच्छी तरह से डिस्पर्स कर देंगे। सेल्फ इमल्सिफाइंग एजेंट, उसमें कुछ एजेंट यूज़ करते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं, हमारा जल्दी से डिजॉल्व हो जाए। कॉम्प्लेक्सेशन, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स मतलब दो कंपाउंड मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक मेथड, इसमें कुछ नए सॉलिड को ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पीएच एडजस्टमेंट क्या होता है? हमारा सॉल्यूट है जो कि बेस है या फिर एसिड है, तो उसको में पोटेंशियली भी डिजॉल्व इन द वाटर बाय अप्लाइंग अ पीएच चेंज। पीएच को चेंज करके उसको जिस भी नेचर का होगा, बेसिक होगा तो बेसिक पीएच ला देंगे, एसिडिक होगा तो एसिडिक पीएच चेंज करके हम लोग उसको डिजॉल्व करेंगे। को सॉल्वेंसी मेथड मतलब कि हम मान लीजिए हम वाटर में अपने सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिए हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वाटर में डिजॉल्व करने के लिए हम दूसरे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, किसी और सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे उस वाटर वाले सॉल्वेंट में। तो जो दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे उसे कहेंगे को सॉल्वेंट, उसे कहेंगे को सॉल्वेंट, और उस मेथड को कहेंगे को सॉल्वेंसी मेथड। और दूसरे वाले सॉल्वेंट को ऐड करते ही वो हमारा जो सॉल्यूट होगा अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सॉल्वेंट कौन कौन हो सकता है? अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इथाइल एस्टेट हो गया, सिरप हो गया। ये सारे हमारे को सॉल्वेंट्स होते हैं जिसको ऐड करते ही वह वाटर में डिजॉल्व अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। पार्टिकल साइज रिडक्शन क्या होता है? मतलब पार्टिकल साइज रिडक्शन मतलब होता है छोटा करना, रिडक्शन मतलब रिड्यूस मतलब छोटा करना होता है। तो हमारा पार्टिकल साइज बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उस पार्टिकल को अब छोटा कर देंगे, तो मतलब साइज छोटा होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट होगा तो अच्छी तरह से वह सॉल्व हो जाएगा। सॉलिड डिस्पर्सन मतलब कि और जो हमारा सॉलिड डिस्पर्सन टू इंक्रीज दी डिजोल्यूशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पुअरली वाटर सॉल्वल। जो हमारा पुअरली वाटर सॉल्वल होता है उसको अच्छी तरह से डिजॉल्व करेंगे, डिस्पर्स कर देंगे, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपी मेथड क्या होता है? देखिए हाइड्रोट्रॉपी मेथड में देखेंगे बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द सेकेंडरी सॉल्यूट इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इनसॉल्युबल ड्रग। कोई वाटर इनसॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, उसको वाटर में हम लोग डाल दिए हैं, कोई वाटर इनसॉल्युबल ड्रग है उसको वाटर में डाल दिए हैं डिजॉल्व होने के लिए, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें एक और सॉल्यूट मिलाएंगे ज़्यादा मात्रा में, उसको मिलाते ही वह सॉल्यूट जो डिजॉल्व नहीं हो रहा था वह डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल होता है ग्लिपजेट हो गया। हैविंग द बोथ एन आयनिक ग्रुप होता है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। दो तरह के ग्रुप होते हैं। अगर कोई वाटर सॉल्वल है तो आयनिक ग्रुप जो होता है उसको डिजॉल्व कराएगा। अगर हाइड्रोफोबिक है, कोई मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पर डिजॉल्व होने वाला है, तो वह हाइड्रोफोबिक वाला ग्रुप है उसको डिजॉल्व कराएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराएगा। सेल्फ इमल्सिफाइंग सिस्टम होता है, उसे कहते हैं सेल्फ माइक्रो इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, SMEDDS, या फिर सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, SEDDS, ठीक है। आर इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द पुअरली वाटर सॉल्वल ड्रग। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है सॉल्वल होना, बायोअवेलेबिलिटी मतलब होता है ड्रग कितनी रेट से और कितनी मात्रा में हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, उसे कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। एग्जांपल देखिए आइसोट्रॉपिक मिक्सचर हो गया, सॉलिड और लिक्विड सर्फेक्टेंट, ये सारे हमारे होता है सेल्फ इमल्सिफाइंग का काम करते हैं, ठीक है। नेचुरल या सिंथेटिक ऑयल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें F वाला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग को डिटेल में लिखना है। या थियोरेटिकल एंड हिस्ट्रिकल पार्ट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग सीधे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेट दी proportion may be manufacturing pharmacist mix 30%, 25%, 10% and 6% zinc oxide ointment to produce a 50% ointments, produce a 15% ointment, ठीक है। कोई हमारे फार्मासिस्ट जी हैं वह 15% ऑइंटमेंट बनाना चाह रहे हैं, उसमें 30%, 25%, 10% और 6% का जिंक ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे वो बनाएंगे, कितनी मात्रा में कितनी पार्ट हमें आवश्यकता होगी जिंक ऑक्साइड की, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा इतना रेशियो में हमारा इतने रेशियो में हमारा जिंक ऑक्साइड ऐड किया हुआ है।
रिक्वायर कितना है हमारा, डिजायर स्ट्रेंथ कितना है 15%, तो हम इसको सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड के द्वारा। अगर 2 ही परसेंटेज अगर होते तो ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा 4 हैं तो उसको 2 पेयर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 2 पेयर, फर्स्ट मेक 2 पेयर, पहले 2 पेयर बनाएंगे। जो 2 पेयर बनाएंगे वो 2 पेयर में से जो उन दोनों पेयर में से जो दोनों प्रोडक्ट होंगे, दोनों परसेंटेज स्ट्रेंथ हैं, उसमें से एक स्ट्रेंथ जो होता है 15% से ज़्यादा रहेगा, एक उससे कम होगा, ठीक है। और जो उसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट कर करके, वह अगर किसी एक पेयर का निकाल रहे हैं तो एक पहले वाले पार्ट का जो डिफरेंस आएगा आप उसी पेयर के दूसरे पार्ट वाले के सामने लिखेंगे। समझा देता कैसे, समझ जाइए। देखिए हमारा 30%, 25%, 10% और 6% यहाँ दिया गया है, हम लोग इसे लाइन से लिख लेंगे, ठीक है। अब 15% हमको बनाना है तो उसके बीच में लिखेंगे। अब देखिए बनाएंगे 2 पेयर, एक पेयर में 2 ग्रुप रहेगा, एक पेयर में 2 मेंबर रहेंगे, इस 2 स्ट्रेंथ रहेगा। जैसे 30% है जो 15 से ज़्यादा है, यहाँ 10% है जो 15 से कम है, ठीक है। तो 30 और 10% का एक ग्रुप बन गया, एक पेयर बन गया। और दूसरा बनाएंगे 25% और 6% जो कि 25% 15% से ज़्यादा है, 6% 15% से कम है। अब देखिए एक पेयर के साथ देखते रहिएगा, 30 जो होता है 10% के साथ पेयर बनाया, ठीक है। तो जो देखेंगे इसमें जो 30% है इसको इसमें से घटाएंगे 50% को। देखिए 30% से 50% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो इसको 30% के सामने नहीं लिखना है, इसके पेयर वाले के सामने लिखना है। 30 का पेयर कौन है, 10, तो इसके सामने हम लिखेंगे 13 माइनस 15 इक्वल टू 15 पार्ट, ठीक। इसी प्रकार से 15 में से 10 को घटाएंगे तो इसको 10 वाले का पेयर है 30, तो 30 वाले का सामने लिखेंगे 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 पार्ट, ठीक। सेम इसी प्रकार से इस दूसरे वाले पेयर को भी देख लेते हैं। 25 में से 15 घटाएंगे बचेगा 10, तो इसको लिखेंगे 6 वाले, मतलब इसके पेयर वाले के सामने 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 पार्ट। और 15 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 9 पार्ट, इसको लिखेंगे इसके पेयर के सामने 25 वाले के सामने, ठीक है। 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 पार्ट, ठीक है। मतलब कि 5:9:15:10 पार्ट ऑफ द जिंक ऑक्साइड यूज टू प्रोड्यूस द 15% ऑफ द ऑइंटमेंट। इस तरह से हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। आपका एग्जाम लास्ट एग्जाम चल रहा है, तो जीवी फार्माटेक की तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक और योर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका PDF नोट हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।